हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने बात कर रहे थे 11th क्लास के बायोलॉजी के अपने चैप्टर नंबर हो चुके हैं 16। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं और उस पर थोड़ी सी विचित्र से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है, फिर अपने उस पर चर्चा करते हैं। जो पादपों में वृद्धि एवं परिवर्धन वाला था उसकी थोड़ी सी क्लास है, वो छोटा सा टॉपिक है, वो क्रैश हो गया था। तो उसका मैंने सोचा है भी आपको मैं दोबारा से उसको जब एमसीक्यू करवाऊंगा तब उसको आपको और ज्यादा मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपसे क्षमा प्रार्थी है। कौन सा करें? पाचन अवशोषण कर लिया, गैसों का विनिमय, श्वसन तंत्र करते हैं आज। इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। इसको भी मैंने जो नॉर्मल बोर्ड है अपना व्हाइट बोर्ड है उस पर मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, डायग्राम बनाकर सारी चीजें। तो आप उस चैप्टर को भी एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलिए करते हैं शुरू। श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय। मानव शरीर की बात कर रहे हैं तो पहले श्वसन देख लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। श्वसन बहुत बार मैंने आपको बता दिया, जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तो श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, फिर थोड़ी सी और बड़ी क्लास में आते हैं तो हम कहते हैं सांस लेना व छोड़ना। लेना व छोड़ना। फिर थोड़ी सी और बड़ी क्लास में आते हैं तो हम कहते हैं शुद्ध वायु को ग्रहण करना, शुद्ध वायु को ग्रहण करना व अशुद्ध वायु को त्याग करना। अशुद्ध वायु का त्याग करना। फिर थोड़ी सी और बड़ी क्लासों में आते हैं तो हम कहते हैं O2 का ग्रहण व CO2 का निष्कासन। फिर थोड़ी सी और बड़ी क्लास में आते हैं तो अंत में हम कहते हैं कि O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण। ग्लूकोज का टूटकर एटीपी का निर्माण होना ही क्या होता है? श्वसन। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि सांस लेना श्वसन है, सांस लेना छोड़ना श्वसन, हम डायरेक्ट यहां पर पढ़ेंगे। तो ये है आपका श्वसन। तो श्वसन क्या है? O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज को टूटकर एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ऊर्जा का निर्माण करना। दूसरा है गैसों का विनिमय यानी कि गैसों का प्रदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान यानी कि O2 हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कैसे जाती है, CO2 बाहर कैसे निकलती है, कहां से CO2 बनती है, ऑक्सीजन कैसे काम करती है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए करते हैं शुरू। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का प्रक्षोभ रूप से उपयोग करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधा उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित यानी कि विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं हमें उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सारे चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसी से हमारा शरीर है वो कार्य कर रहा होता है। उपरोक्त अपापचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मुक्त होती है और इन सभी क्रियाओं में CO2 का निष्कासन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकलती है जो कि हानिकारक होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। अब CO2 है वो हानिकारक है, तो हानिकारक तो शरीर में रख नहीं सकते, इसलिए हमें कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाना होगा कि हम ऑक्सीजन को तो प्रॉपर लगातार प्रॉपर रूप से ग्रहण करते रहें और CO2 का है वो लगातार हम अपनी बॉडी से निष्कासन करते रहें। ठीक है, तो हमारे शरीर का क्या काम है? हमें ऑक्सीजन तो लगातार ग्रहण करनी होगी, CO2 निकालनी होगी। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा बनती है, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ CO2 बन जाती है। अब CO2 का हमारी बॉडी में उपयोग नहीं है
क्योंकि वो हानिकारक है। तो इस वजह से हमें CO2 को भी बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो गैसों का आदान प्रदान हो गया, वो हम कैसे करेंगे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान को ही क्या कहना जाता है? विनिमय की प्रक्रियाओं को श्वसन अथवा श्वसन कहते हैं। आपने अपने हाथों पर सीने पर रखिए, लो भी रख लो, सभी रख लिया। आप सीने को ऊपर नीचे होते देख रहे होंगे, इस तरह से ये बोल रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में हम श्वसन की क्रियाविधि का संपूर्ण अध्ययन है वो करेंगे। अब है पहला श्वसन के अंग, यानी कि श्वसन के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से अंग होते हैं और अन्य जीवों में भी कौन कौन से अंग होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। प्राणियों में विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधियां उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती रहती है। यह कह रहा है कि प्राणियों के जितने भी वर्ग हैं, तो उनके बीच की जो श्वसन की क्रिया है ना, वो उनके आवास के आधार पर तथा संगठन, उनके शारीरिक संगठन के आधार पर है वो श्वसन की क्रिया बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर फेफड़े पाए जा रहे हैं तो सभी प्राणियों में फेफड़े पाए जाएंगे, नहीं। सभी प्राणियों में, कुछ प्राणियों में गिल्स पाए जा रहे हैं तो हमारे में भी गिल्स पाए जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। हमारी बॉडी कैसी है, हमारी बॉडी का संगठन कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है, वो सारी बातें हर जीव के लिए अलग अलग निर्भर करती है और उसी के आधार पर हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो निर्भर करती है। निम्न कशेरुकी जैसे स्पंज, सिलिंट्रेटा, चपटे कृमि। तो अब आपको यह बात ध्यान में रखो कि निम्न कशेरुकी वर्ग मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको स्पंज बताया था, ठीक है, सिलिंट्रेटा बताया था, चपटे कृमि बताया था। आदि में O2 और CO2 का आदान प्रदान सारे शरीर की सतह के सरल विसरण द्वारा होता है। तो लो भाई, ये भी आपको पता लग गया कि निम्न कशेरुकों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान सरल विसरण द्वारा। विसरण क्या होता है? विसरण होता है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। ये बात भी आपको ध्यान में लगी कि निम्न कशेरुओं में जो श्वसन होता है वो सरल विसरण द्वारा होता है। केंचुआ अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। अब केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल द्वारा। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे बोला जाता है श्वसन नलिकाएं। कीटों के शरीर में, जो कीट वर्ग होता है उनके शरीर में नलिकाओं जैसा जाल होता है जिसे बोलते हैं श्वसन नलिकाएं, जिससे वातावरण की वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती रहती है ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय में रहने वाले आर्थ्रोपोडा और मुलस्का। जलीय जीवों में ये बात कर रहा है, तो आर्थ्रोपोडा और मुलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम यानी कि गिल्स द्वारा। याद रखना है, जो जलीय आर्थ्रोपोड होते हैं या जलीय मुलस्क होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जलीय जंतु होते हैं, उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है वो गिल्स या क्लोम के द्वारा होती है। वो मैं आपको अभी 2 मिनट पहले पीछे बताकर गया हूं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कहना चाहता है? जबकि स्थलचर यानी कि स्थल का मतलब है धरती पर रहने वाले प्राणियों, जो स्थल पर रहते हैं प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस या फेफड़े लंग्स द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कशेरुकों में मछलियों में क्लोन द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि एम्फीबिया उभयचर में सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। जो मछलियां होती हैं वो क्लोम द्वारा, उभयचर में जैसे सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, वो फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा। अब उभयचर है, मेंढक क्या है? उभयचर है, तो ये अपनी आर्द्र त्वचा द्वारा ही श्वसन कर सकता है। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। अब बता दिया भाई कौन किसके द्वारा शोषण कर रहा है, कौन किसके द्वारा शोषण कर रहा है। अलग अलग जीव अपनी अपनी अलग अलग संरचना, संगठन और अपने कार्य या अपने वातावरण के हिसाब से उनका जो श्वसन का तरीका है वो अलग अलग होता है। अब अपने बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए पहले आपको पूरा दिखाते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखो मानव श्वसन तंत्र।
ये होता है हमारा मानव श्वसन तंत्र का पूरा भाग। तो इसके पहले वाला मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूं, आपको एक एक चीज अच्छे से दिखाई देगी। ये देखो, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है टोपी नुमा संरचना, कंठ अच्छद। सबसे पहले यही चीजों की शुरुआत होती है और यहां आ गई, ये हमारा आ गया कंठ, यानी कि ये वाला भाग यहां से। ठीक है, अब जो श्वास नली है उस पर छल्ले नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये श्वास नली होगी, ये एक छल्ले नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे बोल अपूर्ण उपास्थिम वलय, अपूर्ण उपास्थिम वलय पाई जाती है। क्या काम करती है सब बताऊंगा। अब ये यहां पर है, ये अंदर की तरफ है एक श्वास नली। क्या है? श्वास नली। ठीक है, श्वास नली के बाद में अब ये देखो, अब ये आगे श्वास नली दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। तो इस भाग को बोला जाता है, इन दोनों भागों को बोला जाता है श्वसनी। क्या बोला जाता है? श्वसनी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखोगे तो आपको मैं बताता हूं, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है श्वसन श्वसनिकाएं। क्या बोला जाता है? श्वसन श्वसनिकाएं। और ये लास्ट में जो आपको गुब्बारे नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है कुपिका। ठीक है, क्या बोला जाता है? कुपिका। और इस छोटे से कुपिका से पहले भाग को बोला जाता है श्वसनी। श्वसन श्वसनिकाएं भी आप इसे बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। अब ये है, अब जिस पर ये पूरा फेफड़ा आपका ढका हुआ है, ये पीले पीले रंग का है, इससे बोला जाता है फुफ्फुस आवरणी द्रव, यानी कि इसके अंदर द्रव भरा रहता है, फुफ्फुस आवरणी द्रव जिसे बोला जाता है। ये एक आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार की चंद्राकार नुमा संरचना, इसे बोला जाता है डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम ही हमारे फेफड़े ऊपर जाते हैं, सांस लेते हैं तो नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, इस तरह से जो गति करते हैं वो डायाफ्राम ही इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हमारा आ गया फेफड़ा, लंग्स बोलते हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? ये है पांसली। हमारी जो पसलियां होती है ना वो यही है। क्या है? हमारी ये पसलियां ना वो यही है, यानी कि इस प्रकार से ऊपर पसलियां लगी रहती हैं हमारे, इस प्रकार से, यानी कि जो पसलियां होती हैं वो हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं। तो ये है हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पूरा श्वसन तंत्र। हम कैसे सांस लेते हैं, क्यों सांस लेते हैं, वो सारी बातें। ठीक है, चलिए, गर्मी बहुत है भाई, चलिए कोई बात नहीं है, तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, दो नाक है ना, एक ये एक ये बड़ा, दो नासा छिद्र होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं, होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं, नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलता है। अब नासा द्वारा नासा कक्ष और नासा कक्ष किस में खुलते हैं? ग्रसनी में, वही पाचन वाली। तो अब सर पाचन तंत्र, जो पाचन नली है और ग्रस जो अपनी श्वास नली है, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो इनको अलग करती है एपिग्लोटिस, याद रखना है। ठीक है, ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि आहार नली और वायु दोनों के लिए एक सेम मार्ग है। जब श्वसन जाना होता है तो आहार नली बंद हो जाती है और आहार जाना होता है तो श्वसन नली बंद हो जाती है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कहां पर? श्वास नली में। कंठ एक उभयनिष्ठ पट्टिका होती है जो ध्वनि उत्पादन में सहायक होती है। कंठ एक क्या है? उपस्थमी पेटिका होती है, यानी कि स्वर पेटिका जिसे आप बोलते हो। ठीक है, इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपस्थिल पल्ले फिल्म कंठाछद से ढक जाती है जिसे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। ठीक है, अब ग्रसनी में प्रवेश, श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब श्वसन नली है वो किसमें विभाजित हो गई? ये दो श्वसनिकाओं में विभाजित हो गई है, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया था। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक व तृतीयक स्तर का श्वसनी बनाती है। देखो कैसे, इस प्रकार से बोल रहा है कि ये एक नली आई, ये श्वसन में, अब ये भी आगे इस तरह से, इस तरह से, फिर ये आगे इस तरह से, फिर ये आगे इस तरह से, इस तरह से ये आगे विभाजित होती रहती है और लास्ट में जाकर ये बना देती हैं वायु कुपिकाएं। ठीक है, श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से अलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिनी थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है जिसे बोला जाता है वायु
कुप्पिका। अब इसने लैंग्वेज थोड़ी टफ दिया, लेकिन इनडायरेक्ट ये बोल दिया कि अपने को लास्ट में कहाँ चलना है, वायु कुप्पिका में चलना है, और कोई बात नहीं है। श्वसनी, श्वसनिकाओं और कुप्पिकाओं का शाखित जाल फेफड़ा की रचना करते हैं, और ये सारा का सारा एक जाल जैसी संरचना होती है जिसमें श्वसन, श्वसनिकाएं, छोटी श्वसनिकाएं और कुप्पिकाएं मिलकर किसकी रचना बनाती हैं, फेफड़े की रचना बनाती है। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण से ढके रहते हैं, जिसके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा रहता है। अब फेफड़े किससे ढके होते हैं, फुफ्फुस आवरण से ढके रहते हैं, और इस फुफ्फुस आवरण में फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा रहता है। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है। अब ये द्रव क्या करता है, तो फेफड़ों की सतह पर होने वाला जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणी द्विझिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़ों की सतह के संपर्क में रहती है। आंतरिक झिल्ली होती है वो फेफड़ों के संपर्क में रहती है, और बाहरी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है। बाह्य नासारंध्र से अंतःश्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग है, यानी कि अंतःश्वसनिकाओं तक क्या है, सारा चालन भाग में आता है, यानी कि सांस लेकर हमने जो वायु ग्रहण किया वो कहां तक गई, यहां तक, श्वसनिकाओं तक, तो ये सारा जबकि चालन भाग। अब कुप्पिकाओं, कुप्पिकाओं और उनकी नलिका श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। ये दोनों क्या करती है, ये विनिमय का भाग का गठन करती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में लेके जाने वाला भाग है वो नासारंध्र से लेके आपका श्वसनिकाओं तक है। ये तो है ऑक्सीजन पहुंच गई, अब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को लेके आगे कहां जाना है, लेके कहां जाना है, रक्त में लेके जाना है, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में लेके जाना है, ग्लूकोज वगैरह बनाना है, वो सारा का सारा काम श्वसन तंत्र का विनिमय भाग गठित करते हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुप्पिकाओं तक संचरित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है, वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग एवं रक्त वायुमंडलीय के बीच CO2 और O2 का परिमिश्रण फैलाता है। ये कह रहा है कि जो चालन भाग होता है, ये कहना चाहता है कि ये जो चालन वाला भाग है ना, वो तो क्या करता है, श्वसन को क्या करता है, वायु के लिए वायु को कुप्पिकाओं तक संचरित करता है। बाहरी कणों यानी कि धूल कण आए हैं, हमारे नाक में छोटे छोटे रोम भी होते हैं, हमारे नासा छिद्र में छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वायु को धूल कणों से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो धूल कणों से मुक्त करता है, वायु को आर्द्र करता है, वायु में शरीर का, अब जो वायु का तापमान है उसे शरीर के टेम्परेचर से इक्वल करता है, उसके अनुसार सेट करता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको नहीं याद हो तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और विनिमय भाग क्या करता है, रक्त व वायुमंडलीय वायु के बीच CO2 और O2 का परिवहन करता है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शारीरिक एक वायुरोधी कक्ष होते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, आधार भाग में उदरस्थि, पश्चिम में पंसलियों और नीचे गुंबदाकार डायफ्राम द्वारा बना होता है। यानी कि आगे भाग में पसलियां होती हैं, फेफड़ों के आगे वाले भाग में उसको सुरक्षा कौन प्रदान करती है, पसलियां, नीचे से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, डायफ्राम, और ऊपर से कशेरुक दंड, कशेरुक दंड उससे सुरक्षा प्रदान करता है इस भाग से। और पृष्ठ भाग से कशेरुक दंड यानी कि ये पीठ वाली हड्डी, सॉरी माफी चाहेंगे, और आगे वाला भाग में उरोस्थि। देखो आगे वाले भाग में उरोस्थि, पीछे वाले भाग में कशेरुक दंड, नीचे से डायफ्राम, फेफड़ों को आगे से पंसलियां, तो फेफड़े को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक अवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में परिवर्तन हो जाए, श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। ये मैंने आपको श्वसन का डायग्राम दिखा दिया है। श्वसन के निम्नलिखित चरण है, देखिए श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। श्वसन या फुफ्फुसी समावत, जिसमें वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुप्पिका वायु को बाहर मुक्त करती है, यानी कि O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। पहला स्टेप, कुप्पिका झिल्ली के आर पार गैसों का आदान प्रदान होता है। ये देखो, अब देखो ये क्या खेल है असली, ये है आपकी वायु कुप्पिका, इसके अंदर है आपकी ऑक्सीजन, इधर है शरीर की कोई कोशिका, आप रक्त मान सकते हो, इसके पास क्या है, CO2, तो ये CO2 इसमें जाएगी और ये O2 इसमें जाएगी विसरण के द्वारा। ये कहना चाहता है ये इस प्रकार से। तो
CO2 से भरपूर कुपिका वायु को बाहर मुक्त किया जाता है और कुपिका झिल्ली पर गैसों का आदान प्रदान होता है। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, रुधिर बता दिया, ये रुधिर सेल होती है। रुधिर एवं ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण होता है। अपचयी कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग होता है और उससे फलस्वरूप CO2 का उत्पादन होता है। श्वसन जैसे अध्याय 14 में आप बताया गया है। ये कह रहा है कि जैसे आपने अध्याय 14 में पढ़ा था श्वसन का, वैसा ही। अब इसमें इसने क्या बताया है कि अलग अलग स्टेप, पहले तो क्या होता है, CO2 ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा, CO2 को बाहर निकाला जाएगा। फिर जो रुधिर होगा वो क्या करेगा, CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। उसके बाद में O2 वहां पर पहुंच गई कोशिका में, तो अब ग्लूकोज के अपघटन के द्वारा ऊर्जा बनेगी और CO2 का निर्माण होगा। ये सारे चरण वाइज ये स्टेप चलते रहते हैं। ठीक है, चरण वाइज ये सारे स्टेप है जो आपके चलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। श्वसन की क्रिया विधि। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया रेस्ट। चलिए अगला है श्वसन की क्रिया विधि। अब श्वसन होता कैसे, श्वसन में क्या होता है या श्वसन कैसे होता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम अपने, ज्यादा बातें न करते हुए। श्वसन 2 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरण होते हैं? 2। पहला है अंतःश्वसन, जिसके दौरान अंतःश्वसन में क्या होता है, वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। अंतःश्वसन, देखो अंतःश्वसन का मतलब ये कह रहा है कि श्वसन 2 प्रकार से होता है। पहला है अंतःश्वसन यानी कि अंदर श्वसन। कैसे? सांस अंदर की तरफ, तो वायुमंडलीय। ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, वायुमंडलीय वायु लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं लिखा हुआ, वायुमंडलीय वायु लिखा हुआ है। तो मतलब ये बाहर वायुमंडल है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड etc सारी गैसें हैं। तो ये क्या है, वायु है। तो मैंने क्या किया, वायुमंडल में सांस लिया अंदर की तरफ यानी कि अंतःश्वसन। दूसरा, फुफ्फुसी द्वारा वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। अब देखो फुफ्फुस द्वारा वायु को ही बाहर मुक्त किया जा रहा है, वायु को ही बाहर मुक्त किया जा रहा है। कैसे? जैसे मैंने पहले सांस लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जैसे ये सांस लिया, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन हो गया। पहले पहले अंतःश्वसन, अंतःश्वसन कंप्लीट। अब अंतःश्वसन, सॉरी, हाँ, पहला अंतःश्वसन, दूसरा निश्वसन। नि का मतलब निष्कासित, अंत का मतलब अंदर की तरफ, नि का मतलब निष्कासन से आप याद कर रख लो। नि का मतलब निष्कासन कर दिया वायु का। तो यहां पर देखो फुफ्फुसी द्वारा वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। अब यहां पर भी वायुमंडलीय वायु को बाहर अंदर की तरफ ग्रहण कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, वायु को ग्रहण कर रहे हैं, बाहर भी हम वायु को निकाल रहे हैं। तो नई चीज क्या है, नई चीज क्या हो रही है, वायु को ही ग्रहण कर रहे हैं, वायु को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या मतलब थोड़ी हुआ, है ना। वायु हम कहां से ग्रहण कर रहे हैं, वायुमंडल से, और ये हम कहां से निकाल रहे हैं, तो फुफ्फुस से। डिफरेंस क्या है, अभी आप ये दिमाग में रखना है ये बात, ठीक है। आगे बताऊंगा क्या चक्कर है ये सारा। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों व वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। यानी कि हम वायु को फेफड़ों के अंदर जब ग्रहण करते हैं तो फेफड़ों और वायुमंडल के बीच का दाब प्रवणता क्या की जाती है, निर्मित की जाती है। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या हो, ज्यादा हो फेफड़ों के दाब से, यानी कि आंतर फुफ्फुसी दाब जिसे आप बोल सकते हो। जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, फेफड़ों का दाब कम होना चाहिए, तभी तो ज्यादा दाब से चीजें अंदर की तरफ आएंगी ना। अब सपोज दैट हमारे अंदर प्रेशर ज्यादा हो,
फेफड़ों के अंदर, तो हम और वायु थोड़ी ग्रहण कर पाएंगे, वो तो बाहर ही निकलेगी। वायु का क्या कंसेप्ट है, कम दाब, ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ भागते हैं सभी की तरफ, यही चीज होता है प्रवणता, तो यही तो होती है। तो ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो तब ही हम अंतः श्वसन ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि बाहरी वायु को अंदर की तरफ ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडल के दाब के सापेक्ष होता है। इस तरह निश्वसन तब होता है जब अंदर फुफ्फुसी दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। और निश्वसन यानी कि श्वसन हम छोड़ेंगे कब, निश्वसन कब होगा, जब अंदर का वायुमंडल, अंदर का दाब ज्यादा हो वायुमंडलीय दाब से, अंदर का दाब क्या हो, ज्यादा हो वायुमंडलीय दाब से, तभी तो अंदर का दाब ज्यादा होगा, तभी तो क्या होगी, वायु बाहर निकलेगी। और ये आपस में सेटलमेंटल होती है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, निर्गमित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, चीजों को संतुलित किया जाता है, तभी हमारे श्वसन की जो विक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह है पसलियों के बीच स्थित बाह्य व अंतःपार्श्विक इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसको नियंत्रित कौन करता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। तो अंतःश्वसन में क्या होता है, अंतःश्वसन देखो, संकुचन क्या मतलब क्या होगा, डायफ्राम ऐसा है तो वो थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे होगा तो फेफड़े ऊपर की तरफ जाएंगे। ध्यान से देखना, डायफ्राम कैसा है, ये देखो इस तरह से, तो इस तरह से होता है। अब जैसे हम सांस लेते हैं, जब आप सांस लो तो आप फील करना आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि आपका डायफ्राम सिकुड़ेगा, आपका जो डायफ्राम है वो थोड़ा सिकुड़ेगा, यानी कि एक तो डायफ्राम ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये सिकुड़ा ना, तो यही कह रहा है डायफ्राम के संकुचन से होता है, जो अग्रपश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। अब ये संकुचन होता है तो हमारी जो अवक्ष गुहा होती है उसका आकार होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। बाह्य अंतर पेशियों का संकुचन पेंसलियों और उस्थियों को ऊपर उठा देता है। अब क्या होता है, पेशियों का संकुचन होता है, पसलियों और उस्थियों को क्या हो जाता है, ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा पक्ष के आयतन बढ़ने से किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी वृद्धि समान होती है। यह समान तरह की फुफ्फुसी वृद्धि दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है। तो ये फुफ्फुसी दाब को क्या कर देती है, वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक यानी कि पूरे फोर्स के साथ फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। देखो कितने काम हो रहे हैं, दोबारा से मैं फिर आपको बता देता हूं, दोबारा समझना इसको। ये कह रहा है कि फुफ्फुस, अगर आपको अंतःश्वसन करवाना है तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा होना चाहिए फुफ्फुसी दाब से। पहली बात, डायफ्राम का क्या होता है, संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, अब डायफ्राम का संकुचन होता है, ठीक है, डायफ्राम का संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने से पेशियों में संकुचन होता है, पंसलियां और उरुस्थियां ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस का आयतन में भी बढ़ जाता है। फुफ्फुस का आयतन इस तरह समान आयतन होता है तो फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देता है, जिससे बाहर की वायु ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है, और इस प्रकार अंतःश्वसन की क्रिया हो जाती है कंप्लीट। लो भाई, अंतःश्वसन कंप्लीट। अब डायफ्राम और अत्रांश पूर्वक पेशियों का शिथिलन होता है। पहले क्या हुई, संकुचन, अब ये शिथिलन का मतलब रिलैक्स होंगे। पहले देखो ऐसे संकुचित हुई, अब इनको रिलैक्स करो, रिलैक्स, रिलैक्स हुई, तो शिथिलन डायफ्राम और उरस्थि को उसके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। जैसे डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में था वैसी कंडीशन में डायफ्राम आ चुका है, और वक्षीय आयतन भी घट जाता है, यानी कि अपने जो आगे का आयतन था वो थोड़ा कम भी हो गया। जैसे आप फौज में जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि नॉर्मल अपनी चेस्ट बताइए, छाती फुलाकर बताइए, तो दोनों में फर्क आता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आयतन क्या हो जाता है, वक्ष का कम हो जाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है, फुफ्फुस का आयतन भी घट जाएगा। इससे परिणाम स्वरूप अंदर फुफ्फुसी दाब बढ़ जाएगा। अब आपको पता हो तो दाब आयतन के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती आता है। अब आयतन घट गया तो दाब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। हमेशा क्या होता है, V समानुपाती 1/P होता है, यह भी आपने फिजिक्स में पढ़ा था। तो दाब अधिक हो गया, जिससे क्या होता है, फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निश्वसन हो जाता है। अब अंदर दाब ज्यादा, वायुमंडलीय दाब कम, तो अंदर की वायु बाहर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी अतिरिक्त
उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हम अपनी ताकत से इसकी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन करता है। स्टार लगाऊं, एक वयस्क और स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार तक सांस है जो लेता है और अंदर सांस लेता है और बाहर छोड़ता है। ठीक है, श्वसन गतिविधियां को यो सम्मिलित वायु आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है। बहुत सी कार्यकलापों को नैदानिक करने में सहायक होता है। स्पाइरोमीटर द्वारा इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, पहला देखो डायग्राम अंतःश्वसन का है, ये देखो थोड़ा फैल गया, सिकुड़ गया ना ये, और ये देखो ये रिलैक्सेशन मोड में आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं वो आपको याद रखनी है, कुछ परिभाषाएं आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और परिभाषाओं पर जिक्र करते हैं। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, यानी कि सुरक्षित आयतन कितना होना चाहिए सांस अंदर लेने समय, यानी कि हम सांस सुरक्षित नॉर्मली हम कितना है जो होना चाहिए अंतःश्वसन का आयतन। तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन कर सकता है, यह औसतन 2500 से 3000 ml होती है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य बलपूर्वक, यानी कि अब एक नॉर्मल अपने सांस ले रहे हैं, अब आपको बोल दिया कि सांस लेना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से बलपूर्वक आप कितनी सांस है वो ले सकते हो। तो 2500 से 3000 ml तक आप जो अपनी सांस है अपने चेस्ट के अंदर ग्रहण कर सकते हो। अगला है निःश्वसन सुरक्षित आयतन, वह वायु आयतन जो अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है औसतन होती है 1000 से 1100। निःश्वसित यानी कि निष्कासित कितनी कर सकते हो। अब देखो इसको दोबारा समझो, अंतःश्वसन की अतिरिक्त मात्रा समझा दी, निःश्वसन का ये कह रहा है कि एक अब जैसे आपने नॉर्मल सांस लिया, ये तो नॉर्मल हो गया, अब आपको बोल दिया कि आप सांस अतिरिक्त कितनी निकाल सकते हो। जैसे अब आप नॉर्मल हो, मैंने सांस नहीं लिया, अब मैं अतिरिक्त कैसे निकाल सकता है, इस तरीके से एक्स्ट्रा में कितनी वायु बाहर निकाल सकता हूं, तो वो 1000 से 1100 ml तक। अवशिष्ट आयतन, अगला है अवशिष्ट आयतन है वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। ये कह रहा है कि वायु का वह आयतन, आपने निःश्वसन कर दिया, वायु फेफड़ों से निष्कासित कर दी, उसके बाद भी फेफड़ों में कितनी शेष रह जाती है, तो 1100 से 1200 ml वायु है जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, 1100 से 1200। अगला है ऊपर वर्णित कुछ संबंधित तत्वों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं निकाली जा सकती है जिसका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अब आपको जो मान दिया है इसमें आप कुछ निकाल सकते हो, कुछ क्षमताएं निकाल सकते हो, भाई कौन कितना ग्रहण कर सकता है, कौन कितना नहीं ग्रहण कर सकता, वो सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अंतःश्वसन क्षमता, सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा। अंतःश्वसन क्षमता क्या होती है, सामान्य निःश्वसन आपने कर दिया, उसके दौरान उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। निःश्वसन सामान्य कर दिया, उसके बाद वायु, उसके बाद निःश्वसन व्यक्ति कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है कि कितनी वायु अंतःश्वसित है वो कर सकता है। इसे ज्वारीय आयतन या अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, टीवी प्लस IRV, ठीक है, दोनों को कैलकुलेशन कर दो। इसके बाद में है निःश्वसन क्षमता, सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है, यानी कि व्यक्ति कितनी निःश्वसित कर सकता है, वो भी क्या आ जाएगी आपकी EC, क्या आ जाएगी EC। इसके बाद में क्रियाशील FRC, क्रियाशील फंक्शनल रिडक्शनल कैपेसिटी, सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन व अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं, यानी कि ERV प्लस RV। अगला है जैव क्षमता, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद, यानी कि आपने जितना बल लगाकर आपने निःश्वसन कर दिया के बाद भी वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। निकालने के श्वसन निःश्वसित करने के बाद एक बलपूर्वक आदमी कितनी मात्रा है वो वायु की ग्रहण कर सकता है, तो ERV प्लस EV होता है। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है बलपूर्वक निःश्वसित पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा, RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित है, यानी कि जैव क्षमता। बस ये आपको थोड़े बहुत मान से ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं है इसमें। अगला है गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय देखें,
या अगली क्लास में देखें? गैसों का विनिमय अगली क्लास में देखें या यहीं देखें? यहीं देख लेते हैं, अगली क्लास में कौन जाएगा ना। देखो मैं भी आपको एक लंबी क्लास में आज करवाने का प्रयास चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरू। गैसों का विनिमय, इसको करते हैं शुरू। कुपिकाएं गैसों के विनिमय के प्राथमिक स्थल होती है। तो गैसों का विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन हो गया? कुपिका। गैसों का विनिमय कहां से शुरू होगा? कुपिका से। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है, रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इन स्थलों में O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, गैसों का विनिमय कुपिकाओं से शुरू होता है। दूसरा, गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच होता है। तीसरा, इन स्थलों पर CO2 और O2 का विनिमय दाब और सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। यह प्रक्रिया भी किसके द्वारा होती है? सरल विसरण के द्वारा। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियां की मोटाई भी विसरण दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि इसको प्रभावित भी कौन कौन कर सकता है? तो एक तो गैसों की घुलनशीलता विसरण को प्रभावित कर सकती है, झिल्लियों की मोटाई भी विसरण को प्रभावित कर सकती है, और विसरण की दर को ये प्रभावित कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डायग्राम को देखिए। अब है अंतःश्वसित वायु। कौन कौन सी गैसें होंगी सर? N2 होगी, CO2 होगी और O2 होगी। ये आपका पहले काम हो चुका है, तो ये वहीं रुक गई है। अब O2 गई वायु कुपिका में, ऑक्सीजन गई वायु कुपिका में, जिस पर प्रेशर O2 का दाब है PO2 104 mmHg, 104 mmHg। इधर CO2 का है, इधर CO2 का है 40 mmHg। ठीक है, तो अंदर कौन जाएगा? CO2, वायु कुपिका है ये। अंदर कौन गई आपकी? ऑक्सीजन, इसमें अंदर गई। जो आपको रेड रेड दिखाई दे रही है ना, वो O2 का वहन करती है। अब ऑक्सीजन लेकर कौन आती है? इसको कलर बनाते हैं, ये सेम कलर हो गया ना, इसको बनाते हैं रेड से। ये आपका ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन लेकर कौन आएगा? ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है आपकी फुफ्फुसीय शिरा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आगे, यहां पर एक बात नोटिस करो, जो धमनी होती है, यहां पर एक बात और याद रखो, जो धमनी होती है वो करती है O2 का परिवहन, और जो शिरा होती है वो करती है CO2 का परिवहन। ये आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पर तो शिरा है, लेकिन ये तो सर O2 का परिवहन कर रही है। तो ये फुफ्फुसीय शिरा ही एकमात्र ऐसी है जो O2 का परिवहन करती है। इधर अगर फुफ्फुस धमनी की बात करेंगे ना, तो फुफ्फुस धमनी CO2 का परिवहन करती है। ये थोड़ा अलग चीजें हैं। हमारी बॉडी में दो प्रकार की नलिका, रक्त नलिकाएं होती हैं। अगला चैप्टर अपना रक्त वाला ही है, वहां पर पढ़ाऊंगा। एक तो धमनी और एक शिरा। धमनी होती है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है, यानी कि O2 जनित रक्त का वहन करती है, और शिरा होती है वो CO2 जनित रक्त का वहन करती है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। चलो मैं अपना आपको हाथ दिखाता हूं। यहां पर आप देखोगे तो आपको ये वेंस दिखाई दे रही होंगी, तो ये शिराएं हैं, ये शिराएं हैं, यानी कि CO2 का वहन कर रही हैं ये। ठीक है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जो ऑक्सीजन का वहन करती है, यानी कि शुद्ध रक्त का वहन करती है। फुफ्फुसीय शिरा कहां पर गई? हृदय में। कहां पर गई? हृदय में। हृदय में जाने के बाद ये आलिंद में गई, यहां से नीले में, और यहां से फिर सिस्टोमेटिक धमनी, इस धमनी द्वारा रक्त आता है बाहर। हृदय से रक्त सिस्टोमेटिक धमनी ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए, यानी कि ये रक्त क्या है? ऑक्सीकृत है। और अब ये आ गया आपका शरीर के ऊतकों में। रक्त कहां पर आ गया? ऊतकों में। तो यहां पर O2 का दाब है 95 mmg और CO2 का है 40 mmg। तो देखो
यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कितना था, 104 था, और यहाँ पर 95, तो कम हो गया। यहाँ पर अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि अब O2 कहां पर पहुंच गई, उत्कों में पहुंच गई, ऑक्सीजन उत्कों में पहुंच गई। साथ के साथ मैं एक छोटी सी अभिक्रिया करवा देता हूं, C6H12O6। ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, पिछले चैप्टर में हमने बात कर ली थी। इसके दौरान क्या बनती है, ATP प्लस CO2। अब ये CO2 यहां पर है, ये CO2 यहां पर बनी हुई है, इसका दाब कितना है, 40 mmHg। अब ये CO2 को वहन, सिस्टोमेटिक सिरा यानी कि अशुद्ध रक्त का वहन करते हुए, अनऑक्सीकृत या विऑक्सीकृत रक्त का वहन कौन करती है, तो सिस्टोमेटिक शिरा। उत्कों से शिरा यानी कि शिरा अशुद्ध रक्त का वहन करती है। कलर चेंज करता हूं मैं शिरा का। शिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है। अब ये अशुद्ध रक्त आ गया आपका हृदय में, हृदय से वापस जाएगा ये कहां पर, फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी, अशुद्ध रक्त का वहन CO2, और यहां से ये आ गया CO2 बाहर, और इसी तरीके से निष्कासित वायु के साथ CO2 बाहर आ जाएगी। ये होता है पूरा आपका एक साइकिल। चलो मैं फटाफट इसको पढ़ा देता हूं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस के दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं, और उसे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए P2 और PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय दाब और दोनों विसरण स्थलों में इन गैसों का आंशिक दाब तालिका में दिया गया है, और घुलनशीलता होती है। ये आपको सारी बातें यहाँ पर की हुई हैं, ये मैंने आपको समझाई दिया, पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये दाब दिए हुए हैं। O2 का वायुमंडलीय दाब होता है 159, वायु कुप्पी का दाब 104, अनऑक्सीकृत 40 और ऑक्सीकृत में 95, उत्तक में 40। इधर 0.3, इधर 40, इधर 45, इधर 40 और इधर 45। इसीलिए तो ये यहां से जाती है और ये यहां से जाती है, बाकी इस तरफ रक्त बहता रहता है, ठीक है। अभी आपको फुफ्फुसीय का अनुप्रस्थ काट दिखाया हुआ है कि कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। चलिए अब अपने थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ लेना। अब है गैसों का परिवहन। किसका परिवहन, गैसों का परिवहन। इसको हम पढ़ते हैं अभी 1 मिनट बाद में।